गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हिल अकेडमी JRF यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो। साथ में एक बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा लो ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो जब आएगी तो उससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। इस पे आपको BA क्लासेस के लेक्चर मिलेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के लेक्चर्स अभी चल रहे हैं और UGC नेट के भी लेक्चर भी इस पे चल रहे हैं। तो आप अच्छे से वीडियो देखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्क्रिप्शन में आपको PDF नोट्स भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, लेकिन पहले वीडियो को अच्छे से समझो। आज का टॉपिक है हमारा हिस्टोरिकल अप्रोच। जो हमने अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी, तो उसमें हमने ये देखा था कि अप्रोचेस कितनी हैं। कुछ ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं, कुछ मॉडर्न अप्रोचेस हैं। अगर आपको हिस्टोरिकल अप्रोच थोड़ा लेंथ वाला क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो उसकी लेंथ मेंटेन करने के लिए आपको पहले अप्रोच की डेफिनेशन दे दो, फिर उसके बाद जो है फ्लो चार्ट डाल दो उसका। इसका टाइप्स ऑफ अप्रोचेस का फ्लो चार्ट आपको नोट्स में मिलेगा। मैंने इस पे भी बनाया है, लेकिन वो स्लाइड पे कंप्लीट नहीं है, आप नोट्स से भी देख सकते हो। Approach. An approach may be defined as the way of looking at and then explaining a particular phenomena. Approach का मतलब क्या है? Approach का मतलब होता है कि हमने क्या किसी भी चीज़ को देखना है, फिर उसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करना है। तो जितने भी पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे, उन्होंने जो सराउंडिंग में जो भी हुआ उन्होंने अपने दिमाग से एनालाइज किया, फिर उसके बारे में प्रिडिक्ट किया, ये क्यों है, ये कैसे होना चाहिए, या कोई प्रॉब्लम है तो ये कैसे ठीक होनी चाहिए। Ranging from birth to death of a human being, all the activities and phenomena are governed by political science. हम जब से पैदा होते हैं तब से और मृत्यु तक जितने भी फेनोमेना हैं हमारी सोसाइटी में, ऑलमोस्ट पॉलिटिकल साइंस में कवर होते हैं, वो पॉलिटिकल साइंस के दायरे में आते हैं। तो इससे इतना तो क्लियर हो जाएगा कि जो इसके जो स्कोप है पॉलिटिकल साइंस का वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट अप्रोचेज टू स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस आर सो मैनी। इसीलिए क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज़ भी पॉलिटिकल साइंस में कवर हैं, इसीलिए इतना तो हमें क्लियर हो जाता है कि इसके लिए बहुत सारी अप्रोचेज भी होंगी। ब्रॉडली क्लासीफाइंग देर आर 2 टाइप ऑफ अप्रोचेज टू पॉलिटिकल साइंस। अगर हम क्लासीफाई करें तो हमारे पास ये 2 टाइप के अप्रोचेज हैं पॉलिटिकल साइंस में। ब्रॉडली अगर हम थोड़ा ब्रॉड होकर इनको क्लासीफाई करें, ठीक है। अप्रोचेज टू स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो हमने ऊपर कहा कि 2 अप्रोचेज हैं, अब हम इसको फ्लो चार्ट, ये होता है फ्लो चार्ट। ये कोशिश करो जिस भी क्वेश्चन का फ्लो चार्ट बनता है, फ्लो चार्ट उस क्वेश्चन का बनेगा जिसमें कुछ जैसे दिस इज़ अ फॉलोइंग टाइप्स या कुछ ऐसे करके दिया होगा। फ्लो चार्ट से आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जो भी आपका पेपर चेक करता है तो उसको फ्लो चार्ट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन पैराग्राफ में अगर आप लिखोगे तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है। कोशिश करो जब भी क्वेश्चन करना है उसको एक तो पॉइंट वाइज लिखो, और जहाँ भी उसका फ्लो चार्ट डलता है फ्लो चार्ट डालने की कोशिश करो। अप्रोचेज टू पॉलिटिकल साइंस में हमारी 2 अप्रोचेज हैं ब्रॉडली, एक ट्रेडिशनल अप्रोच हो गई और मॉडर्न हो गई। ट्रेडिशनल अप्रोच में आता है फिलोसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच एंड लीगल अप्रोच। और मॉडर्न अप्रोचेज में भी बहुत सारी अप्रोचेज आती हैं, जिसमें बिहेवियरल है, सिस्टम है, तो पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच है, बहुत सारी अप्रोचेज आती हैं। तो वो आप नोट से देखिए, जब भी आप फ्लो चार्ट डालोगे प्लीज़ इसको कंप्लीट फ्लो चार्ट बना के डालना। इससे पहले हमने फिलोसफिकल अप्रोच तो हमने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप उसके लिंक पे जाके हमारी प्ले लिस्ट में जाके, उसमें आपको BA फर्स्ट सेमेस्टर की प्ले लिस्ट होगी, उस प्ले लिस्ट में जाके आपको लेक्चर्स मिलेंगे। तो फिलोसफिकल अप्रोच का जो लेक्चर है उसको आप देख लेना। आज के लेक्चर में हम लोग खाली हिस्टोरिकल अप्रोच कवर करेंगे, और फिर इंस्टीट्यूशनल लीगल अप्रोच जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हिस्टोरिकल अप्रोच, दिस अप्रोच लेज एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। जो ये अप्रोच है ये एम्फेसिस किस पे, मतलब जो अपना जो पूरा फोकस है वो किस पे लगाती है, हिस्टोरिकल इवेंट्स पे आती है। ये अप्रोच देखती है कि हिस्ट्री में क्या हुआ है, उससे हमें जो फ्यूचर या प्रेजेंट है, प्रेजेंट के लिए क्या सबक मिलता है और फ्यूचर के लिए क्या सबक मिलता है। जैसे कि आज आपको पता है पर्टिकुलरली इंडिया में जो है कोरोना वायरस से बहुत ख़राब कंडीशन है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, तो हमें ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो जो जैसे अगर आज के टाइम कोरोना वायरस से थोड़ी बहुत इंडिया में जो है हेल्थ सर्विसेज काफ़ी ठीक हो गई हैं, और कोरोना वायरस जो है हमें बहुत कुछ सिखाएगा।
भगवान ना करे अगर 10 साल के बाद या 20 साल के बाद कोई ऐसी ही आपदा फिर आती है, पेंडेमिक फिर आती है, तो हमें जो है इससे जो आज के टाइम में हो रहा है ये उस टाइम ये हिस्ट्री हो जाएगी ना, तो इससे बहुत कुछ सबक मिलेगा। तो हिस्टोरिकल अप्रोच ये कहती है कि हिस्ट्री को हम पढ़ के एनालाइज करके हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाएगी प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। This approach lays emphasis on the study of historical events and factor for the proper understanding of existing in situations, prediction about the future। कि जो इन सिचुएशन हिस्ट्री में हैं तो उनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, उन्होंने कैसे ग्रो किया, या बाकी जो कुछ भी हिस्ट्री से हमें जितनी भी चीज़ें मिलती हैं तो उससे जो है हम फ्यूचर के लिए अपना फ्यूचर जो है उसको सिक्योर कर सकते हैं। दिस अप्रोच वॉज अप्लाइड बाई, ये अप्रोच किन किन ने अप्लाई की थी? बाई एरिस्टोटल, हीगल, मार्क्स, कार्ल पॉपर एंड जॉर्ज सेबाइन। ये अप्रोच जो है एरिस्टोटल ने भी लगाई थी एंड हीगल ने भी लगाई थी, फिर मार्क्स आते हैं, फिर कार्ल पॉपर आते हैं, फिर जॉर्ज सेबाइन आते हैं। जॉर्ज सेबाइन जो है इनमें एक मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं। जॉर्ज सेबाइन हैज़ यूज्ड दिस अप्रोच इन हिज फेमस वर्क ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। तो जो जॉर्ज सेबाइन है उन्होंने ये किस में यूज़ किया है? एक उनका वर्क है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। ये बहुत अच्छी बुक है। जब भी अगर आप एमए करोगे अगर पॉलिटिकल साइंस में या आगे नेट की प्रिपरेशन करोगे तो हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट जो है बहुत अच्छी बुक है, इसको आप पढ़ सकते हो। ये बुक पढ़ के आपका जो पॉलिटिकल थ्योरी वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेबाइन, the subject matter of political science coincide with the major theme of discussion in the writing of well-known political philosophers जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, होब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, ग्रीन, मार्क्स एंड अदर्स। जॉर्ज सेबाइन कहते हैं कि जो भी हमारे हिस्ट्री में जितने भी हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स थे, चाहे वो प्लेटो हों, एरिस्टोटल हों, होब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, ग्रीन, मार्क्स, जो भी हों, तो इन्होंने वो टॉपिक्स डिस्कस किए, इन्होंने उन टॉपिक का सलूशन दिया जो हमें आज भी देखने को मिलते हैं, जो हमें आज भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इससे ये क्लियर तो हो जाती है कि जो हिस्ट्री में चीज़ हुई है वो हमारे जो है आज भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और फ्यूचर में भी इम्पॉर्टेंट रहेगी। It is necessary to understand any particular theory because every theory reflects the problem and its solution situation in a particular circumstances of time। कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमें अच्छे से पढ़नी चाहिए क्योंकि वो जो थ्योरी होगी वो अपने टाइम को दर्शाएगी, अपने पर्टिकुलर जो सर्कमस्टेंसेस होंगे उस टाइम के हालात होंगे उनको रिफ्लेक्ट करेगी। बाई अंडरस्टैंडिंग इट वी कैन लर्न टू डील विद प्रेजेंट सिचुएशन। उससे क्या है, हम हिस्ट्री को पढ़ के उस टाइम की सिचुएशन को समझ के आज के टाइम में जो है उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं जो आज हमें प्रॉब्लम्स हैं। वेरियस थिंकर्स हैव यूज द कंसेप्ट ऑफ अदर पॉलिटिकल थिंकर इन हिस्ट्री। तो अगर हम आज से पहले देखें, हिस्ट्री में देखें, तो बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिन्होंने अपने से पहले वाले पॉलिटिकल थिंकर्स के कंसेप्ट को यूज़ करके अपना कंसेप्ट डेवलप किया, जिनमें से जो है जॉन रॉल हैं। John Rawls have given his theory of justice by drawing on the methods of Locke and Kant, by rejecting the utilitarian philosophy of Jeremy Bentham and J.S. Mill। तो जो जॉन रॉल हैं एक थ्योरी ऑफ जस्टिस दी है जॉन रॉल ने। तो जॉन रॉल का कहने का मतलब है कि जो अगर एक लाइन लगी हुई है तो उस लाइन में लास्ट आदमी है तो उस तक जस्टिस जो है वो कैसे पहुंचेगा, कुछ गवर्नमेंट ऐसा करे कि उस तक जस्टिस पहुंचे तो कुछ बात बनेगी, ये जॉन रॉल का कहना है। तो जॉन रॉल ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी है। उन्होंने जॉन लॉक को सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को यूज़ किया है, फिर कांत के कंसेप्ट जो है इमैनुअल कांत हैं उनके कंसेप्ट को यूज़ किया है, लेकिन जेरेमी बेंथम और जे.एस. मिल को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है जॉन रॉल ने। अब बेंथम और जे.एस. मिल जो है इनका यूटिलिटेरियन फिलॉसफी है। यूटिलिटेरियन फिलॉसफी होती है कि गवर्नमेंट को कोई भी काम करना है तो उस काम की जो आउटपुट है कि उससे कितने लोग खुश होंगे तो ये देखना चाहिए। यानी सरकार कुछ भी करेगी या कोई ह्यूमन बीइंग कुछ भी कर रहा है तो अपने एक्शन से उसको ये देखना पड़ेगा कि कितने लोग उससे खुश हो रहे हैं, यानी मैक्सिमम हैप्पीनेस हो रही है। मिनिमम का इनको नहीं है कि जैसे
10 लोग कमरे में हैं, तो अगर वो सारे लोग गाना नहीं सुनना चाहते हैं लेकिन 7 लोग गाना सुनना चाहते हैं, तो इनके अकॉर्डिंगली उन 7 का हक बनता है गाना सुनने का। लेकिन जो 3 मना कर रहे हैं, जिन्हें हम माइनॉरिटी कहेंगे वहाँ, उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला है। तो जॉन लॉक जो है ये माइनॉरिटी की बात करते हैं। ये कहते हैं कि लाइन में जो लास्ट आदमी लगा होगा उसके पास भी जस्टिस पहुंचना चाहिए। C.B. Macpherson has built his theory of democracy by drawing on Aristotle and J.S. Mill while rejecting Bentham utilitarianism and contemporary elitism of Sumter and Dahl। C.B. मैकफेरसन ने जो है एक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी दी है अपनी। उन्होंने एरिस्टोटल के कंसेप्ट को भी यूज़ किया है। एरिस्टोटल ने एक साइकिल ऑफ गवर्नमेंट दिया था। वो अब जब पॉलिटिकल थॉट पढ़ोगे 3rd सेम में तब आपको समझ आ जाएगा। आज आप यही याद रखोगे कि एरिस्टोटल जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैं। तो इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत सारा काम किया है। इन्होंने अपने टाइम के 158 कंट्री, जो छोटी छोटी, जो मैंने आपको क्लास में सिटी स्टेट्स पढ़ाई थी, तो इन्होंने 158 सिटी स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करके फिर अपनी जो है क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट दी थी कि अच्छी गवर्नमेंट कौन है और जब वो ख़राब हो जाएगी तो वो कौन है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, तो उसमें हम ये क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट जो है एरिस्टोटल की, उसको हम डिटेल में समझेंगे वहाँ पे। और J.S. मिल ने जो है डेमोक्रेसी पे बहुत ज़्यादा काम किया है। जैसे ये कहते थे कि जो वोटिंग होनी चाहिए, प्लूरल वोटिंग होनी चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक से ज़्यादा, जैसे इंडिया में होता है ना, हर इंसान जो है प्रधानमंत्री है या प्रेसिडेंट है, जो भी भारत का नागरिक है 18 साल से ऊपर, उसको हक है वो एक ही वोट देता। तो J.S. मिल का कहना है कि जो लोग टैक्स देते हैं या जो जिन लोगों को स्पेशल नॉलेज है उनके पास मोर देन 1 वोट होना चाहिए, यानी 2-3 वोट उनको वो डाल सकते हैं, उनके पास ऐसी पावर होनी चाहिए। और बाकी इन्होंने कहा था, जैसे हमारे यहाँ सेक्रेट वोटिंग होती है ना, तो सेक्रेट वोटिंग का मतलब है कि जैसे मैं अंदर वोट देने जा रहा हूँ तो बाहर किसी को पता नहीं चलेगा मैंने वोट किसको दिया, उसको हम सेक्रेट वोटिंग कहते हैं। तो J.S. मिल ने कहा था कि ओपन वोटिंग हो, जो वोट डालते हैं हम वोटिंग, वो ओपन होनी चाहिए। हर किसी को पता लगना चाहिए कि किसने जो वोट किसको डाला है। उससे वो हो जाएगा कि जो ज़्यादा नॉलेज वाले पर्सन हैं उनको देख के जिन पर्सन को कुछ नॉलेज नहीं, जैसे इंडिया में हम देखते हैं तो लोग जो हैं अच्छे नॉलेजेबल बन के अपना वोट का यूज़ नहीं करते हैं, तो वैसे J.S. मिल कहते हैं कि जो जिन लोगों को कम नॉलेज होगी वो बाकी लोगों को देख के कुछ न कुछ जो है अपनी नॉलेज उनकी इम्प्रूव हो जाएगी। तो बेंथम जो है ये सेक्रेट वोटिंग पे विश्वास रखते हैं। जैसे इंडिया में होती है तो बेंथम ने जो चाहा था वैसी ही वोटिंग होती है। फिर कंटेम्प्रेरी इलाइटिज्म ऑफ शम्टर और डाल ने जो इलाइटिज्म का कंसेप्ट दिया था उसको भी क्रिटिसाइज़ किया है। इलाइट का मतलब हो गया खास। जैसे अगर आप गांव में हैं तो आपके गांव में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास मसल पावर भी होगा, जिनके पास फाइनेंशियल वो स्ट्रांग भी होंगे, तो उनको हम इलाइट कहेंगे। इलाइट का मतलब हो गया जो खास लोग हैं। जैसे कोई क्लास में टीचर है, वो किसी एक स्टूडेंट को फेवर करता है, हर किसी सिचुएशन में किसी एक बच्चे को फेवर करता है, तो उस बच्चे को हम एलाइट स्टूडेंट कहेंगे। तो इलाइटिज्म जो कंसेप्ट दिया है शम्टर और रॉबर्ट डाल ने, तो उसको भी C.B. मैकफेरसन ने क्रिटिसाइज़ किया था। हर्बर्ट मार्क्यूस गिव हिज थियरी ऑफ न्यू मार्क्सिज्म थ्योरी ऑफ फ्रीडम बाय रिवर्टिंग टू हेगल्स कंसेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी का आप याद रखोगे, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में भी कि सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट जो है वो किसने दिया था, वो हेगल ने दिया था। तो हर्बर्ट मार्क्यूस ने जो न्यू मार्क्सिज्म थ्योरी दी है फ्रीडम की, तो उसमें उन्होंने हेगल के कंसेप्ट को यूज़ किया था। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं उन्होंने अपने से पहले जो हिस्ट्री में थिंकर्स थे उनके कंसेप्ट को यूज़ करके अपने कंसेप्ट को डेवलप किया है। Critics of historical approach point out that it is not possible to understand the idea of past age in the term of contemporary ideas and concept। जिन्होंने हिस्टोरिकल अप्रोच को क्रिटिसाइज़ किया है उनका मानना ये है कि पास्ट वाली सिचुएशन को हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, और अगर हम समझ भी लेते हैं पास्ट को तो वो हमारे किसी का काम का नहीं है, क्योंकि वो जो है उससे हमारा फ्यूचर में वो हमें काम नहीं आएगी। कुछ लोग तो इतना कहते हैं कि पास्ट में क्या था कि जो राइटर्स थे वो फ्री होके नहीं लिख सकते थे, क्योंकि किंग का टाइम होता था। अगर किंग के ख़िलाफ़ कुछ लिखते हो तो आपको फांसी लगा देंगे, आपको मार डालेंगे। तो राइटर्स जो लिखते थे वो एक डोमिनेटेड एटमॉस्फेयर में लिखते थे, एक बाइस्ड उसमें लिखते थे। ये
कुछ जो जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है हिस्टोरिकल अप्रोच, उनका मानना है। Moreover, the idea of the past are hardly any guide for resolving the crisis of the present day world, which was behind comprehension of the past thinker। तो ये कहते हैं कि आज के टाइम में जो पास्ट वाली चीज़ें हैं वो आज के टाइम की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व नहीं कर पाएंगी। वो हमारी जो पास्ट की थिंग्स हैं वो हमारे किसी भी काम के नहीं हैं, क्योंकि उस टाइम के जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनको तो इतना आइडिया भी नहीं था कि आज के टाइम में जो हमारे पास प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो भी आ सकती हैं, उनको इतना भी आइडिया नहीं था। तो आपका धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने ज़ेरॉक्स नहीं किए हैं वो उनको ज़ेरॉक्स करके वहाँ से पढ़ेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन की थोड़ा लेंथ कम हो गई, बच्चे खुद ऐड ऑन कर सकते हैं, नहीं तो जब भी हम लेक्चर कवर करेंगे तो आप हमारी PPT से जो है वहाँ से लिख सकते हो। आप नोट्स पे देखोगे तो फिलोसफिकल भी है और हिस्टोरिकल दोनों। हिस्टोरिकल अप्रोच और फिलोसफिकल अप्रोच की जो लेंथ है वो थोड़ी कम थी, तो मैंने PPT में उस लेंथ को थोड़ा मेंटेन किया है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आप क्वेश्चन की थोड़ा लेंथ लेके करना चाहते हो, तो आप यहाँ से लिख लेना अच्छे से। थैंक यू। अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। थैंक यू।